मौजूद हैं किसान नेता रामपाल जाट। रामपाल जी, सरकार कहती रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बजट में क्या घोषणा किसानों के लिए आपको लगता है कि होनी ही चाहिए? हम तो आशा करते हैं कि सरकार परिवार की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देगी, जिसमें युवा भी आ जाते हैं, महिला भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं जी। और सबसे ज्यादा परिवार है किसानों के। राजस्थान की जनसंख्या में 75% से अधिक लोग वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। यदि कृषि की स्थिति सुधरेगी तो आय बढ़ेगी। उसके लिए जो किसान पैदा करता है उसका दाम उसको मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ये खास है। जो सरकार न्यूनतम कहती है वो दाम तो किसानों को दे ही दे। दूसरा, हम ये आशा करते हैं कि जो फसलें खराब होती है, जिनके लिए सरकार ने आपदा राहत कोष बना रखा है, नियम बना रखे हैं उसके अंतर्गत तो 3 वर्ष में अब तक पैसा नहीं मिला। फसलें खराब हुई और अभी भी उड़द की खरीद नहीं हुई, मूंग की खरीद नहीं हुई। उसका कारण बताया गया कि साहब फसलें जी। तो रामपाल जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कटारे साहब तो कह रहे थे कि किसान की उन्नति हो रही है, सबका ध्यान रखा जा रहा है, सबका विकास, सबका साथ लेकर के सरकार काम कर रही है। आप कह रहे हैं खरीद। तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि भाई भाषण तो पूरा हो गया। तो भाषण देना अलग चीज है और चीजों को धरातल पर उतारने अलग चीज है। अभी सरकार ने एक योजना शुरू की है किसानों के लिए कि किसान अपनी उपज घाटे में नहीं बेचे, व्यवस्था में नहीं बेचे। उसके लिए 2007 में कानून बना, 2010 में उसके नियम बन गए, 2022-23 में राजस्थान सरकार ने सहकार किसान कल्याण योजना बनाई। उसमें प्रावधान यह है कि कोई भी किसान अपनी फसल को यदि कम दामों पर नहीं बेचना चाहे तो वो गोदामों में उसको रख दे। गोदाम की रसीद के आधार पर उसको एमएसपी का 80% पैसा मिल जाएगा, 4% बाद ब्याज देना पड़ेगा। उसको धरातल पर उतारने की हम तो आशा कर रहे हैं। ये सरकार जो 22-23 की योजना है सहकार किसान कल्याण योजना, उसको धरातल पर उतार दे तो अभी किसानों को सरसों आ रही है, एमएसपी से कम दामों में बेचनी पड़ रही है। इसके पहले मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, हर फसल को कम दामों में बेचनी पड़ी। बहुत जरूरी है। आपने जो सवाल उठाए हैं इसका जवाब जरूरी है। नरेंद्र जी इसका जवाब देंगे, आशुतोष जी उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। नरेंद्र जी, देखिए बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो किसानों को उनका सामना करना पड़ रहा है। आप बताइए कि क्या इस बजट के बाद किसानों के हाथ कुछ लगेगा, क्योंकि ये अन्नदाता है हमारे देश के। अगर यही खुश नहीं रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? और साथ ही साथ सिंचाई पानी की मांग को लेकर भी किसानों का 4-5 दिन से लगातार आंदोलन जारी है। चक्का जाम किसानों के द्वारा किया जा रहा है, टेबल टॉक हो रही है, लेकिन उस पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ममता जी, भजनलाल सरकार लगातार किसानों को समर्पित है, क्योंकि राजस्थान का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है। इसीलिए ईआरसीपी पर इतना महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी आवश्यकता जल है और जल के माध्यम से ही किसानों का जीवन बदलेगा, उनके समृद्धि आएगी। और किसानों की बात करें तो मोदी जी गारंटी दे गए थे किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी। भजनलाल सरकार ने लगातार किसान सम्मान निधि बढ़ाई है, करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। ये कह रहे थे समर्थन मूल्य खरीदी की बात, गेहूं सहित हमने समर्थन मूल्य पे अन्नदाता की उपज लगातार खरीदी है और लाखों टन में खरीदी है। इसके साथ ही किसानों के क्रेडिट कार्ड में हमने वृद्धि की है, किसानों को खाद की व्यवस्था की है, किसानों के लिए जुताई के लिए संसाधनों की व्यवस्था की है, ड्रोन के माध्यम से दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। आप देखेंगे जहां जहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं किसान आभार व्यक्त करते हैं और लगातार सरकार के विकास पथ पर बजट भी मैं आपको विश्वास दिला लेता हूं किसानों के लिए समर्पित होगा। इस बजट के मूल में किसान होंगे और हमारे आने वाले समय में हम 2027 तक देखिए बिजली पानी ये किसान के लिए बहुत जरूरी है। और उम्मीद करते हैं कि जो आप बता रहे हैं, जो आप लगातार कह रही हैं कि हमारी सरकार समर्पित है किसानों के लिए, वो समर्पण आज के इस बजट में दिखेगा, ऐसी उम्मीद मैं जरूर लगाऊंगी आपसे। आशुतोष जी आपके पास आऊंगी। देखिए किसानों की बात हो गई, महिलाओं की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, क्योंकि विकास बहुत जरूरी है और खासकर अगर हम राजस्थान को देखें तो ये पर्यटन के लिए लिहाज से भी बहुत अहम स्टेट हो जाता है, क्योंकि यहां पर हर दिन लाखों की संख्या में आते हैं विदेशी मेहमान। और पर्यटन के लिए जोर देने पर कहां पर सरकार को फोकस करना चाहिए?
देखिए, पर्यटन राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है। पर्यटन के लिए से डायरेक्टली तो बहुत सारे लोग रोजगार पाते हैं, सरकार की का इनकम होती है, लेकिन बहुत सारे इनडायरेक्ट सोर्स भी हैं। उसके लिए जरूरत है कि प्रदेश के अंदर एक ऐसा मजबूत परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जो पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि वह टूरिज्म के साथ साथ इंडस्ट्री को भी प्रमोट करने वाला होगा। उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री को भी आपके मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर आप मजबूत करोगे, उसका फायदा मिलेगा। दूसरा, हमने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का कुंभ देखा। कुंभ के अंदर जो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने जैसा कि बताया कि उनकी इकोनॉमी को लगभग 10 गुना ज्यादा बूस्ट इस इवेंट से मिला। तो हमारे राजस्थान के पास भी ऐसे कई सारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं जिनको हम टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए डेवलप कर सकते हैं। हमारे फॉरेनर टूरिज्म भी बहुत बड़ी मात्रा में आता है। जैसलमेर एक बड़ा जो फॉरेनर टूरिस्ट है उसके लिए एक बड़ा हब है। तो फॉरेनर टूरिज्म को बढ़ाने के साथ में जो लोकल टूरिज्म है हम उसको बढ़ा सकते हैं। हमारे पास नाथ द्वारा है। हम सिर्फ खाटू श्याम जी के ऊपर सरकार लगातार फोकस कर रही है कि खाटू श्याम जी की सुविधाओं के लिए जो पर्यटन है वहां बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास राज्य के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बहुत सारे जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको भी अगर सरकार मजबूत करती है, अगर वहां एक मजबूत जो सुविधाएं चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं पर्यटन को चाहिए, उस तरह की पर्यटन के लिए सुविधाएं मुहैया कराती है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की तस्वीर बदल सकती है। हमारे पास इंडस्ट्री में करने के लिए जो तमाम सिरेमिक हैं, तमाम मार्बल इंडस्ट्री है, वो तो इंडस्ट्री है ही है, लेकिन टूरिज्म हमारे लिए एक बड़ा सोर्स है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री खुद टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री जो है दिया कुमारी, वो टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि सेक्टर के लिए खास तौर पर एक बड़े बजट का प्रावधान करें। वे पर्यटन मंत्री भी हैं प्रदेश की, तो इस लिहाज से आप ठीक कर रहे हैं आशुतोष जी कि हो सकता है कि नई एक नीति पर्यटन को लेकर के सरकार लाए और उससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। ऐसी उम्मीद तो जनता की। सीबी यादव साहब, अभी आपने कटारा जी को सुना, वो कह रहे थे कि देखिए युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के फोकस की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि युवाओं को लेकर के नए ऐलान होने चाहिए? रोजगार की बड़ी एक समस्या है, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, इसे लेकर क्या होना चाहिए? आपके सुझाव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी चीज ये है कि जो पुरानी स्कीम्स चल रही थी और जो, क्योंकि स्कीमों में स्थिरता बहुत जरूरी है, अगर उनमें स्थिरता नहीं रहेगी तो उन स्कीम्स का फायदा नहीं रहता और जनता में एक तरह से इनसिक्योरिटी व्याप्त होती है। तो सरकार को पहले तो पब्लिक को सिक्योर करना चाहिए कि जो अच्छी वेलफेयर स्कीम्स है वो बंद नहीं होगी और जो बंद कर दी गई है वो दोबारा से चालू हो। हमारा, अगर आप सुझाव पूछ रहे तो दूसरा है ना, स्कीम्स वो डिक्लेयर कीजिए जिसे आप पूरा करें, क्योंकि फिर सरकार के प्रति जनता का विश्वास खत्म हो जाता है। और जहां अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि काश राजस्थान का मुख्यमंत्री ये होता कि वो किसान का बेटा या राजस्थान का भी बेटा होता। वस्तुतः वो पर्ची पुत्र है, तो सारा कुछ वहां पे है। यहाँ इस जनता से उनको कोई सरोकार नहीं रहा। तो शब्दों का प्रभाव तब पड़ता है जब वो वास्तविकता में उतरे। अब पिछले बजट में वैसे कुछ भी नहीं था, क्योंकि देखिए हमारे समय कांग्रेस पार्टी का एक स्टेटमेंट था कि आप लेते मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। इसका एक कॉन्फिडेंस होता है, पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस होता है, एक गार्जियन की तरह एक लीडर लगता है। लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस, अब ये लगता है कि सरकार जो है